गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और जैसा कि बायो का हम पहले भी 2 वीडियो डाल चुके हैं और शायद वो वीडियो नंबर 1, 2 है और आप लोग और भी देखिए, नो प्रॉब्लम वीडियो। तो फिर से हम बायो का लेकर आए हैं और बायो का हम अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे और केमिस्ट्री और फिजिक्स का अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, नो प्रॉब्लम, और पिन अप भी कर देंगे। और आप लोगों को आज से ही जितना भी वीडियो आएगा तो सारा में आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा, क्लियर। और आगे जो वीडियो अपलोड भी हो चुका है उसमें भी पीडीएफ सब में इंक्लूड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, क्लियर। तो देखते हैं आज हम लोग बायो का क्वेश्चंस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत अच्छे से। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है एक ऐसा सेल जिसमें मतलब कि पूरा पूरा जो सेल बॉडी है वो आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप लोग सेल का सेंटर को नहीं ढूंढ पाएंगे, क्लियर। मतलब सेल का लाइसोसोम को नहीं ढूंढ पाएंगे, माइक्रोकॉन्ड्रिया को नहीं ढूंढ पाएंगे, बहुत ज़्यादा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। दिस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, सारा क्लियर होता है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है मेरा वो यूकैरियोट सेल है। क्या है ये? यूकैरियोट सेल है, क्लियर। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ जाएगा केंद्रीय झिल्ली। केंद्रीय झिल्ली क्या होता है ये चीज़ समझते हैं। यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो ये चारों तरफ बाउंड्री है, न्यूक्लियस का जो ये चारों तरफ बाउंड्री है, क्लियर। न्यूक्लियस का ये चारों तरफ बाउंड्री है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बेटर समझा पाए। देखिए न्यूक्लियस का जो चारों तरफ बाउंड्री है इसी को बोलते हैं क्या चीज? इसी को बोलते हैं केंद्रीय केंद्रक झिल्ली, क्लियर। तो ये जो है प्रोकैरियोट में क्लियर नहीं रहता, तो इधर का मटेरियल इधर रहता है, इधर का मटेरियल इधर, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अच्छा, यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें कौन सी आवश्यकता होती है? वो होती है ऑक्सीजन की। क्या होता है? ऑक्सीजन का, क्लियर। समझ में आया? तो जब भी यहाँ पे ग्लूकोज जब टूटता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन बनता है जिससे हम लोगों को बहुत सारा एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। 15.99 है जिसको हम लोग 16 ले लेते हैं ऑक्सीजन का मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रित होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी। क्या बोलते हैं? एटीपी। और एटीपी का देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसे आप लोगों का काम नहीं आएगा, इससे कोई लेना देना है नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म आप लोगों को जानना है। तो क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये कितना एनर्जी देता है? 38 एटीपी, एटीपी के फॉर्म में, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? इसको बोलते हैं लाइसोसोम। तो देखिए ये जो है, ये वाला जो मेरा पार्ट है ये लाइसोसोम है, हम इसको अलग से भी लगाए हैं ताकि आप लोग देख पाइए। अच्छा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पता है ये क्या करते हैं, इसको हम लोग सफाई कर्मी भी बोल सकते हैं सेल का। तो ये सेल का जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है, गंदगी है, सबको ये खाता है और लास्ट में खाते खाते इतना खा लेता है कि ये खुद फट जाता है इसका बॉडी। इसी कारण से इसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है। इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 4.5 to 5, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया कहाँ से होती है? मतलब टूटने की प्रक्रिया कहाँ से होती है? ये होती है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, एक सेल है, देखिए ये जो है ये कोशिका का पूरा द्रव्य जो बीच वाला जो पार्ट है ये लगा हुआ है। तो जैसे कि मान लेते हैं ये सेल है और ये सेल के जो बीच का पार्ट है न्यूक्लियस, तो इसके और इसके बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई को क्या कहते हैं? उप इकाई की संरचना क्या है? तो ये हो जाएगा, पता है क्या होगा? ये हो जाएगा 50 to 30s। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स कोशिका की झिल्ली जो 15 से 20 नैनोमीटर की आकार की होती है, ये दो तरह की होती है। एक 50 to 30s की बनी होती है, जो दोनों मिलाकर 70 के आसपास हो जाएगा, जो प्रोकैरियोट्स उसमें राइबोसोम 70s का हो जाएगा, और एक 80s का होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये राइबोसोम का प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में हम आइडेंटिफाई किए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये बताया गया है, हम इसको जानबूझकर ये क्लिप लगाए थे कि आप लोग समझ पाएंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियस जो है झिल्ली में अनुपस्थित रहता है, जैसा कि हम लोग फर्स्ट में पढ़े। नेक्स्ट है साइज क्या होता है। साइज जो है प्रोकैरियोट्स का बहुत छोटा होता है और इसका बड़ा होता है। बहुत छोटा मतलब 1 to 10 माइक्रोमीटर, और जबकि इसका क्या होता है यूकैरियोट्स का 10 to 100। डीएनए की संरचना गोलाकार होती है, नाभिक में नहीं। इसमें नाभिक में होता है, नाभिक का मतलब सेंट्रल में। क्लियर। और आगे हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये राइबोसोम। राइबोसोम इसमें 30s का होता है और इसमें 80s का होता है। क्लियर। इसका जो उदाहरण है बैक्टीरिया है, और इसका जो एग्जाम्पल है प्लांट है, कवक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रोकैरियोट सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, जिसके लिए गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प क्या होगा? झिल्लीबद्ध कोशिकांग मौजूद होते। देखिए बताए थे कि कोई भी जो सेल का जो पार्ट है वो क्लियर नहीं होता है, इसी कारण यहाँ बोला गया कोशिकांग, यानी कि वो सेल का एक पार्ट मौजूद है नहीं। तो यही आंसर हो जाएगा। यह अत्यधिक छोटा होता है, यस अभी पढ़े। 1.1 से लेकर 10 मिली माइक्रोन तक होता है। एकल गुणसूत्र होता है, तो होता है इसका नाभिकीय केंद्राभ भी होता है, यस सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एटीपी में टर्मिनल पैकेट लीकेज को जल से उपयोग से तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका हो जाएगा 30, इसको रट लेना ही सही रहेगा, 30.5 किलो मोल। क्या हो जाएगा? 30.5 किलो मोल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ एवं औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है? तो ये हो जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए ये सेल का क्या है? सेंटर है, मतलब न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ये जो साथ में जुड़ा हुआ है इसी को बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, और इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप का होता है, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। रफ में क्या लगा रहता है? देखिए इस तरह का शेप का ये बना रहता है, इस तरह का। रफ में यहाँ पे राइबोसोम चिपका होता है, और स्मूथ में नहीं चिपका होता है। आगे हम लोग देखेंगे इस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो ये भी लर्न करना होगा, ये हो जाएगा सल की उपकला, उत्तक है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये गलत है। क्लियर। बाकी सारा सही है। आप लोग बहुत अच्छे से सारा क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरो की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? औषधियों और विषों का निर्वरीकरण। क्लियर। तो इसमें ध्यान देना है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, देखिए ये स्मूथ है, इसमें कुछ नहीं है, और यहाँ पे देखिए ये छोटा छोटा सा राइबोसोम लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड स्मूथ और रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में ए बी में 2 प्रकार की कोशिका विभाजन को दर्शाता है, इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो ए हो जाएगा कोशिका विभाजन के प्रकार, बी हो जाएगा बी कब और कहाँ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ जाएगा ए। ये समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या है? समसूत्री विभाजन मतलब अमीबा में होगा, अमीबा में होगा, यानी कि एक पेरेंट्स बॉडी वो पेरेंट्स और डॉटर में टूट जाएगा।
पेरेंट्स बॉडी। दिस इज कॉल्ड समसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसमें एक मेल गैमेट होगा, इसमें एक मेल गैमेट होगा, एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगा, और ये दोनों मिलकर एक न्यू सेल बनाएगा। क्लियर? दैट इज कॉल्ड सम अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट आगे चलते, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा सी। नेक्स्ट चलते, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे राइबोसोम में कोशिका की प्रोटीन, सॉरी इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, प्रोटीन है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा राइबोसोम। तो राइबोसोम है, ये फिगर किसका है? राइबोसोम का। यहाँ पे प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। क्लियर? इसमें क्या होता है? आरएनए की बनी होती है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? यहाँ पे हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये सभी बॉडी को एनर्जी देता है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और यहाँ पे जानने का जरूरत है, ये पावर हाउस के साथ साथ यहाँ पे क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है शू लाइक स्ट्रक्चर, जूते के समान होता है, ये चप्पल के समान। और आगे चलते हैं, इसकी खोज किसने की थी? अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। इसकी खोज किसने की थी? अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूकैरियोट कोशिकाओं में निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा लाइसोसोम, और देख सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से लाइसोसोम। देखते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन रिपीटेड होता है रेलवे में, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड होता है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पढ़ना जरूरी है और एक्सप्लेनेशन तो जानना और भी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइडेन और स्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? वो हो जाएगा विषाणुओं पर, क्योंकि विषाणु का अपना अलग ग्रुप बना लिया गया है। विषाणु हो गया, कवक हो गया, कवक का मतलब फंगस हो गया, ये सब अपना अलग ग्रुप से आता है इसी कारण से, क्योंकि स्लाइडेन और स्वान जो है वो डीएनए का खोज किए थे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट समझते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? क्लियर? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पहले से ही पता है, कॉर्क का निरीक्षण करते समय। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट समझते हैं आगे, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। आगे का भी हम लोग क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। दिस इज द साइटोप्लाज्म। एक सेल है और सेल के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन दोनों के बीच में जो पार्ट है, ये जो गैप है, यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है, इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली पदार्थ को क्या कहा जाता है? देखिए फिर से रिपीटेड है, तो इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। आपकी क्या चीज इंग्लिश में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसे द्रव है जो डैश में मौजूद होते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। यहाँ पे जैसे ये सेल है और सेल ये केंद्रक है यानी न्यूक्लियस, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, और दिस इज द सेल मेम्ब्रेन जिसको कोशिका झिल्ली बोला जा रहा है। इसी के बीच में क्या होगा? इसके बीच में होगा साइटोप्लाज्म, यानी हिंदी बोले तो कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है? शू के जैसा, चप्पल के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? वो क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली। क्लियर? क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डेट देखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और देखिए आप केमिस्ट्री के साथ साथ बायो भी आना चालू हो गया और इसका हम अलग प्ले लिस्ट बना देंगे, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ PDF ज़रूर डाउनलोड कर ले पढ़ने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।